नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए जोश और नए जुनून के साथ में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की है और वो है कक्षा 12 बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो एनसीईआरटी का अपना सिलेबस है, अकॉर्डिंग बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर अपन ने प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू की है। जिस लेसन से जितने नंबर के प्रश्न आएंगे, जिस तरह के आएंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ आएगा तो वहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे, अति लघुतरात्मक आएगा तो उसका अति लघुतरात्मक बनाएंगे, और यदि दीर्घ स्तरीय आएगा या निबंधात्मक आएगा तो उस हिसाब से अपन प्रश्न बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो 100% अंक का जो हमारा लक्ष्य रहता है, मैं भी मेरे स्टूडेंटों के लिए लक्ष्य रखता हूं। पिछली बार एक बच्चा 100% अंकों के साथ में 100 में से 100 था, जो गर्ल थी कविता राठी के नाम से, और 5th बच्चे ऐसे थे, 5 बच्चे इतने थे जो 95 से अबव थे। तो इसके अलावा 8th बच्चे लगभग थे जो लगभग 90 से अबव थे। तो ये एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है अपना, और उस बेस पे ही अपन काम करते हैं। तो ज़रूर आपके लिए हमारी जो सीरीज है बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है बोर्ड एग्जाम में। जो वर्ष 2023 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो प्रत्येक लेसन के जो प्रश्नोत्तर जितने बनते हैं वो आप तक अपन पहुँचाएंगे। आज अपना पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो आप ज़रूर हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें। हमारे वीडियो जो है, अपना जो चैनल है उसका लिंक जो है उसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक जो हमारा यह एक प्रयास है, एक आपके लिए छोटा सा प्रयास ही कह सकते हैं इसको, कार्य है, उसको ज़रूर पहुंचाएं ताकि फ़ायदा मिले। आज का अपना जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय जो आज अपन ने शुरू किया है वो है मानव भूगोल। इसके संदर्भ में इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये अपना आज का पहला अध्याय है। ठीक है ना। अपनी जो पहली पुस्तक है, 2 पुस्तक अपने सिलेबस में चलती है, और उसमें एक तो भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, और एक पहली जो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत जो है उसके संदर्भ में है। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो है अपनी बुक है, वहाँ से ये पहला लेसन है। इसमें 1 अंक का तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, और 1 अंक का जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। 1 अंक का अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। तो कुल 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, अंक 2 और प्रश्न भी 2। ठीक है। तो ये पैटर्न अपने रहेगा इसमें। तो अपन शुरू करते हैं इस सीरीज का जो महत्वपूर्ण एक सीरीज है। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो अपन ने बनाया है यहाँ पे, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूगोल के नाम से अपन स्टार्ट करते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यहाँ से अपन शुरू करते हैं। थोड़ा कलर में डिफरेंट ले लेता हूँ। कलर थोड़ा अपन डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है। तो मानव भूगोल का सबसे पहले प्रयोग, भूगोल शब्द का बेसिकली ये पाठ में अपने है नहीं, 11th क्लास में ये टॉपिक दे रखा है, लेकिन एक शब्द का अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले भूगोल शब्द जो है, यानी जियोग्राफी जो शब्द है, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो सही आंसर है एक इरेटोस्थनीज, जो ग्रीक विद्वान था। और जियोग्राफी शब्द जो है ना, वो बिल्कुल इसका शाब्दिक अर्थ अपन देखेंगे तो जियो प्लस ग्राफ, 2 ग्रीक शब्दों से ही बना है। जियो प्लस ग्राफ, इन 2 से ही बना है। तो अक्सर भूगोल की जो उत्पत्ति कहें या उद्भव कहें, वो लगभग यूनान के आसपास जो भूमध्य सागर है उसका उत्तरी जो क्षेत्र है, यूनान का क्षेत्र है, एथेंस है, ठीक है ना, यही क्षेत्र ग्रीक क्षेत्र कहलाता है। तो यूनान का जो क्षेत्र वही भी प्राचीन समय में ग्रीक था। तो इसी क्षेत्र में भूगोल शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई माना जाती है, यानी भूगोल की उत्पत्ति भी यही हुई है। तो यहीं से भूगोल का उद्भव माना जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी
भूगोल शब्द की। भूगोल को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा, किन भागों में? मुख्यतः तो प्रमुख रूप से भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है और वो दो भाग इसके हैं, एक का नाम है भौतिक भूगोल, एक का नाम है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो होता है उसमें प्रकृति की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया जाता है। प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं या जो प्रकृति संपूर्ण है उन सबको अपन किस में शामिल करते हैं? भौतिक, या प्रकृति के भौतिक पर्यावरण को अपन शामिल करते हैं, यदि ये कहें तो भी महत्वपूर्ण होगा। प्रकृति का संपूर्ण पर्यावरण है, इसके अंदर अपन शामिल करते हैं तो महत्वपूर्ण होगा। और मानव भूगोल जो होता है वो होता है प्रकृति के भौतिक पर्यावरण के साथ, प्रकृति के भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की गतिविधि, मानव की गतिविधियां, जो मनुष्य प्रकृति के साथ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, उन सभी गतिविधियों को भूगोल की किस शाखा में शामिल करते हैं? तो वो है मानव भूगोल में उसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी फिजिकल जियोग्राफी और ये होगी अपनी ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है ना। अगला बिंदु, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि भूगोल के जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्केटियस को। किसको कहा जाता है? हिक्केटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिक्केटियस के बारे में विस्तार से जानकारी अपन लेंगे जब जो थॉट्स पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल थॉट्स जो है विभिन्न विद्वानों के, जब उनको अपन पढ़ेंगे, जिसमें होमर है, हिक्केटियस है, अरस्तु है, इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। जब इनका चिंतन पढ़ेंगे तब विस्तार से इनको देखेंगे। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे मानव भूगोल का जनक पूछ लिया है, तो मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है और ये जर्मन भूगोलवेत्ता था। कौन था? जर्मन भूगोलवेत्ता, यानी फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध जो है जर्मनी से है। ठीक है ना। तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता था और इसने मानव भूगोल जो है यानी मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ में जोड़ करके बताया और उन क्रियाओं को भूगोल की एक ब्रांच में स्थापित कर दिया और उस ब्रांच का नाम क्या रख दिया? मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है ना, ये इसका नाम दे दिया। तो फ्रेडरिक रेटजेल को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि क्या प्रकृति व मानव के बीच द्वैतवाद है? द्वैतवाद होता है दोहरी विचारधारा। ठीक है, तो प्रकृति और मानव के बीच में द्वैतवाद जो है क्या है? तो यहां ऑप्शन है नहीं। यहां लिखा है इनके बीच वेद द्वैतवाद नहीं है। प्रकृति अलग है, मानव अलग है। अब यहां तो काफी विद्वान कहते हैं देखो जी इसमें द्वैतवाद है, दो तरह की अवधारणाएं यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन यहां मैंने लिखा है द्वैतवाद जो है वो नहीं, वेद नहीं है। ठीक है, और वेद का कारण यह है कि बिना प्रकृति में, प्रकृति के बिना मानव की कल्पना, प्रकृति के बिना मानव की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी प्रकृति में ही मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और बिना मानव के प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती। करता कौन? यानी इसकी कल्पना करता कौन? यदि मनुष्य नहीं होता तो इसकी कल्पना कौन करता? इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक होने के नाते यहाँ पे द्वैतवाद जो है वो वेद नहीं है, इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है। अगला बिंदु, यहां देखो एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रकृति का मानवीकरण होता है कि प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं को मानवीय गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है, किस प्रकार से? ये प्रश्न मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया कि सारे के सारे पॉइंट अलग अलग बनाते तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता। तो प्रकृति का मानवीकरण अपने किस प्रकार से किया है? तो प्रकृति का मानवीकरण अपन देखेंगे तो अपन देखते हैं कि पृथ्वी को अपन पृथ्वी का रूप कैसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तूफान की आंख, यानी आंख की संज्ञा तूफान से देते हैं अपन। तूफान की आंख, उसका जो केंद्र होता है
नदी का मुख किस ओर? अब नदी तो प्राकृतिक एक प्रकार का प्रवाह है जल का, लेकिन उसका कोई मुख थोड़ी ना होता है, फिर भी हम उसको मुख की संज्ञा देते हैं, नदी का मुख। ठीक है, हिम नदी की नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग अपन संज्ञा देते हैं। यहाँ से प्रश्न किस रूप में आता है? एक बार प्रश्न पहले पूछा भी गया था कि जो जैसे गिरवा का संबंध प्रकृति के किस तत्व से जोड़ा गया है, या प्रकृति के किस एक्टिविटी से गिरवा शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ अपन को बता दिए कि यहाँ पे अपन दे दिए, मान लिया पृथ्वी ऑप्शन में दे दिया जाए, उसके बाद में नदी ऑप्शन में दे दिया जाए, तूफान ऑप्शन में दे दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा जल डमरू मध्य दे दिया जाए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जल डमरू मध्य की ग्रीवा कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी पृथ्वी का रूप है, नदी का मुख है, तूफान की आंख है। ठीक है, अलग अलग। तो तूफान की बात आए तो आंख सही हो जाएगा, नदी की बात आए तो मुख सही हो जाएगा, पृथ्वी की बात आए तो उसका रूप सही हो जाएगा, और जल डमरू मध्य की बात आए तो ग्रीवा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रकृति का मानवीकरण है एक प्रकार का। अगला बिंदु, अब आते हैं देखो जी डेफिनेशन पर, परिभाषा पर, यानी मानव भूगोल की परिभाषा। यहाँ अपन देखेंगे 3 विद्वानों की परिभाषा मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी रेटजेल की, अपने सिलेबस की बात है, एक मिलेगी सैंपल की, एलएनसी सैंपल, और एक मिलेगी ब्लास की, विडाल्डी लाब्लास। 3 विद्वानों की परिभाषा अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। सिंपल सी बात है, मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन यदि कोई कहता है तो वो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल कहता है। कहाँ का है? जर्मनी का। पूछ लिए कई बार कि फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध कहाँ से है, तो जर्मनी से। ये जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है, तो इसने मानव समाज और धरातल जो है, धरातल का मतलब यह प्रकृति होगी, तो धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन की बात यदि करता है तो कौन करता है? रेटजेल करता है। तो ये डेफिनेशन रेटजेल की है। अगली डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन अपने सिलेबस में दे रखी है साथियों। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, देखो यहाँ चेंज आया है, अब उसमें तो मानव समाज, ठीक है ना, और धरातल के बीच जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन, लेकिन यहाँ पे अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी को कैसा बताया है? अस्थिर यानी पृथ्वी किस तरह की है? परिवर्तनशील है। पृथ्वी परिवर्तनशील है। एक बात, क्रियाशील मानव, यहाँ एक वर्ड आता है मनुष्य के लिए कि मनुष्य क्रियाशील है, यानी हर प्रकार की एक्टिविटी प्रकृति में करता रहता है। यहाँ सिंपल एक वर्ड और यूज करती है, चंचल मानव। ये मनुष्य को चंचल भी इसने बताया है, एक जगह डेफिनेशन में इसका यह वर्ड भी आता है, चंचल मानव। तो जब अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव की क्रियाशीलता की बात आ जाए तब आपको यह डेफिनेशन है किससे जोड़ देनी है? एलन चर्चिल सैंपल, जिसका संबंध अमेरिका से था। कहाँ की है ये? अमेरिका से। ठीक है ना, और ये रेटजेल की शिष्या रही है। रेटजेल इनके गुरु थे और रेटजेल की शिष्या थी, और इसने क्या बताया? सैंपल ने, जिसका संबंध अमेरिका से है, तो इसने क्या बताया कि अस्थिर पृथ्वी को अस्थिर बताया, और क्रियाशील मानव जो है के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो ये सैंपल की डेफिनेशन है। तीनों में अलग अलग बिंदु दे रखे हैं। और अब देखो ब्लास की बात अपन कर लेते हैं। अगली डेफिनेशन है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। अब भौतिक नियम की बात ब्लास करता है, और इस पर रहने वाले जीवों, अब यहाँ इसने मानव समाज की बात नहीं की है, न सामाजिक प्राणी की बात की है, इसने सभी जीवों की बात की है। तो सभी जीवों की बात करें, भौतिक नियमों पर और इस पर रहने वाले सभी जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल कहलाती है। यह कथन किसका है? तो तब आपको पॉल विडाल्डी लाब्लास, जिसका संबंध कहाँ से था? फ्रांस से, यानी ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। कहाँ का है? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। और इसने एक वाद दिया था, संभववाद। कौन सा वाद दिया था? संभववाद। इसी चर्चा भी आगे भी करने वाले हैं। ठीक है।
अब देखो जी, वो आ गए अपने वाद। तीन तरह के वाद की अपन चर्चा यहाँ पे करेंगे। एक तो होगा निश्चयवाद, इसको डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है। एक आएगा संभववाद, इसको पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। एक आएगा अपने नवनिश्चयवाद, ठीक है, इसको नियो डिटरमिनिज्म कहा जाता है। अब जो निश्चयवाद की अवधारणा है ये 15वीं सदी से पहले की है। 15वीं सदी से पहले जब विज्ञान ने ज़्यादा उन्नति नहीं की तब निश्चयवाद की अवधारणा चलती थी। और इस निश्चयवाद में क्या था, निश्चयवाद को मानने वाले क्या मानते थे, तो तीनों प्रश्न मैंने अलग अलग दिए हैं। तो पहले यहाँ निश्चयवाद की ही बात अपन करेंगे। सॉरी, पहले इसकी आई अपने प्रकृति का मानवीकरण, तो यहाँ संभववाद की बात आई है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को मनुष्य ने अपने अनुसार ढाल लिया। इसका मतलब मानवीकरण का मतलब प्रकृति को मनुष्य ने अपने अनुसार ढाल लिया, अर्थात इसका नाम क्या दे दिया, संभववाद का प्रतिपादन किसने किया, तो संभववाद का प्रतिपादन पॉल विडाल डी लाप्लास ने किया था, जो फ्रांस के थे। ठीक है, तो यहाँ संभववाद की बात अपन करें। इससे पहले वाला प्रश्न थोड़ा देख लें 1 मिनट, फिर इस पर वापिस आएंगे अपन, क्योंकि पहले ये थोड़ा इजी रहेगा। मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य प्राकृतिकरण प्रकृति के अनुसार था। ठीक है, इसको नाम दिया है निश्चयवाद, ठीक है, डिटरमिनिज्म। ठीक है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, रेडजेल। ठीक है, रेडजेल है, डिमांजिया है, जिन ब्रून्स है। तो ये वादों की बात अपन करेंगे विस्तार से। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो निश्चयवाद था ये 15वीं सदी से पहले की बात है। 15वीं सदी से पहले की बात है। जब विज्ञान ने उन्नति नहीं की थी, विज्ञान ने उन्नति नहीं की थी, पहली बात तो ये था। दूसरा, मानव अज्ञानी था। ठीक है, तब क्या मानता था, प्रकृति का प्रभाव मानव पर निश्चित बताया उसने, प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर निश्चित है। ठीक है, इसमें कोई चेंज मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास में इतना पावर नहीं है कि प्रकृति के प्रभाव को वो चेंज कर दे। और प्रकृति को किस रूप में मानता था, माता प्रकृति। प्रकृति को किस रूप में मानता था, माता के रूप में। और इसकी जो प्रकृति जो शक्तियां हैं उनको देवतुल्य मानता था। जैसे सूर्य को देवता समझ के पूजता था, अग्नि को पूजता था, ठीक है, वर्षा को पूजता था इंद्रदेव के रूप में। इस प्रकार से जब मनुष्य अज्ञानी था, ज्ञान नहीं था, विज्ञान ने उन्नति नहीं की थी, तब निश्चयवाद की परंपरा चली थी। और पूर्व के जो प्रारंभिक विद्वान रहे हैं मानव भूगोल के, उन्होंने निश्चयवाद पर बल दिया, जैसे कि रेडजेल। ठीक है, इन्होंने बल दिया। एलेंसी सैंपल इनकी शिक्षा थी। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति में अपन कोई चेंज नहीं कर सकते, प्रकृति जिस रूप में अपना प्रभाव मनुष्य पर डालती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। मनुष्य प्रकृति का दास मात्र है। तो ये मनुष्य को दास बना दिया किसने, निश्चयवाद ने। ठीक है, अब इससे पहले वाला बाद वाला प्रश्न अपन देखते हैं पुनः। अब दूसरा आ गया संभववाद, प्रकृति का मानवीकरण। अब ये देखिए लाइट ने डिस्टर्ब तो कर ही दिया अपने को। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं पुनः। बीच में लाइट ने थोड़ा अपने को डिस्टर्ब किया। तो अपन बात कर रहे थे प्रकृति का मानवीकरण, बिंदु है अपना प्रकृति का मानवीकरण। इस प्रश्न पे अपन चल रहे थे। और अब प्रकृति का मानवीकरण या संभववाद, इसके प्रतिपादक कौन है, तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे पॉल विडाल डी लाप्लास। ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे और इन्होंने संभववाद जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। हालांकि यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आया था कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका उत्तर है ला
फेब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, ला फेब्रे ने। ठीक है, लेकिन ये जो सिद्धांत है, जो थ्योरी दी गई है संभववाद की, ये किसने दी है? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास ने। अब संभववाद में था क्या? संभववाद 17वीं शताब्दी 1750 के बाद का लगभग वाद है ये, यानी 1700 के बाद का मान लेते हैं इसको, 1700 के बाद का लगभग ये वाद है, ये थ्योरी रही है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि पूर्ण रूप से जैसे नए आविष्कार हो गए, 15वीं सदी के बाद में पुनर्जागरण काल आया था, छापेखाने का आविष्कार हुआ था, तो अन्य कई तरह के विभिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ। 1750 के 30 के आसपास में औद्योगिक क्रांति विश्व में हो गई थी, सबसे पहले यूरोप और इंग्लैंड में हुई थी, आपको पता है। तो इन कारणों से मनुष्य ने सोच लिया, इन भूगोलवेत्ताओं ने सोचा कि प्रकृति में तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, और पूर्ण रूप से प्रकृति को बदल भी सकते हैं। तो उन्होंने एक नई धारणा का प्रतिपादन ब्लास ने कर दिया फ्रांस से, और उसका नाम संभववाद रखा। और उसका जो मेन रखा, मुख्य जो थीम रखी उसकी, वो था प्रकृति में परिवर्तन संभव है। उसने क्या बताया कि प्रकृति में परिवर्तन संभव है। ठीक है, और एक साथ में क्या कह दिया कि प्रकृति मानव की दास है, प्रकृति मानव की दास है। ब्लास और उसके अन्य सहयोगी जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने प्रकृति को मानव की दास बता दिया। 1701 के आसपास में, यानी 18वीं सदी के प्रारंभ की ये लगभग बात है, 17वीं 18वीं सदी की इसी बात है ये। अब इसमें एक निश्चित डेट इसकी है नहीं। इसके बाद में आने वाले भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति के ऊपर मनुष्य की जीत बता दी कि प्रकृति पर मनुष्य किसी भी प्रकार से विजित कर सकता है। एग्जाम्पल दे दिए, जैसे अपने पहाड़ को काट दिया और प्लेन कर दिया, नदी जो प्रवाहित हो रही थी उसके जल प्रवाह को रोक करके अपने बांध बना दिया। ठीक है, उससे अपने नहर निकाली, सिंचाई करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आजकल तो कृत्रिम वर्षा भी होने लगी, आपको पता है अमेरिका है, विभिन्न प्रकार के जो अरब कंट्रीज है वो कृत्रिम वर्षा भी करवा लेते हैं। तो इन सारे के सारे उदाहरणों से ये साबित कर दिया कि प्रकृति जो कुछ भी नहीं है, और प्रकृति में चेंज अपन कर सकते हैं, ये मनुष्य की औकात है, क्योंकि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान प्राणी है और प्रकृति को कैसे वो बदल सकता है। तो ये एक थ्योरी जो आई थी, यहाँ छोटे छोटे प्रश्न है, तो बेसिकली अपन बात इस पर कर रहे हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण अर्थात संभववाद जो शब्द है या थ्योरी जो है, अपने शब्द का प्रयोग ला फेब्रे ने किया, और इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लॉबलास ने किया था, और इसमें प्रकृति को मनुष्य की दास बता दिया गया था। ठीक है, अब तीसरा वाद आएगा इसमें। अब तीसरा जो नवीनवाद आधुनिक समय में, यानी आधुनिक काल जो था उसमें, आधुनिक समय यानी 20वीं सदी में एक नई अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। 20वीं सदी में नवी अवधारणा का प्रतिपादन किया था, उसका नाम रखा नियो डिटरमिनिज्म, नव निश्चयवाद। और इसके प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, एक जलवायुविद थे ग्रिफिथ टेलर, और उन्होंने आधुनिक समय में एक नई अवधारणा का प्रतिपादन किया और उसका नाम रखा नियो डिटरमिनिज्म, नव निश्चयवाद। इसका अर्थ क्या था कि न तो नियो डिटरमिनिज्म क्या कहता है कि न तो प्रकृति मानव की दास है, वह न ही मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, न तो प्रकृति मानव की दास है, न मानव प्रकृति का दास है। फिर क्या है? दोनों क्या है? प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक है, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो दोनों को सामंजस्य के साथ में रहने की हिदायत दे दी गई कि दोनों किस रूप में रहेंगे? सामंजस्य के साथ रहेंगे। प्रकृति और मानव दोनों सामंजस्य के साथ में रहेंगे। ठीक है, ये हिदायत दे दी गई इसमें। तो इसको नाम दिया नियो डिटरमिनिज्म है। और जो अपना परिवहन का जो संकेत होता है, उस बेस पे इन्होंने टेलर ने बताया कि जिस प्रकार से अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, शहर में जहाँ चौराहा होता है वहाँ 3 तरह की लाइट होती है, जैसे कि ग्रीन रेड लाइट होती है,
ठीक है। और तो रेड लाइट अपने को क्या कहती है कि किसी स्थान में आगे आप बढ़ रहे हो, उससे पहले सिग्नल रेड मिलते ही अपन स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको पीली येलो यदि दिखाई दे रही होती है, इसका मतलब आप क्या रहें, तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, ठीक है ना, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, ताकि अब आपको सिग्नल मिलने वाला है। और जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, तो देन आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो टेलर ने कहा कि आप प्रकृति के अनुसार, अर्थात प्रकृति जब आपको यह कहती है कि मेरे अंदर किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाए, मेरे संसाधनों का दोहन अत्यधिक नहीं किया जाए, मेरे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जाए, तो जब वो रेड सिग्नल देती है उस समय आप स्टॉप हो जाओ। जब वो प्रकृति पूर्ण रूप से पुनः पूरित हो जाती है तब आपको येलो सिग्नल देती है, तो आप रेडी रहें प्रकृति को के संसाधनों को यूज करने के लिए। और जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल प्रकृति का मिलता है, अर्थात प्रकृति में संसाधन जो है, जो खतरे में है, जो चीज़ें वो पूर्ण रूप से प्योर हो जाती है, पुनः स्टेबल हो जाती है, उस कंडीशन में आप गो जाने का मतलब है प्रकृति के साथ आप उन एक्टिविटी को पुनः चालू कर दें और अपना जो विकास का कार्य है उसको आगे बढ़ाते रहें। बेसिकली होता क्या है कि प्रकृति जिस तरह से अपने को निर्देश देती है उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना होता है। और ये जो बात है किस वाद की है, ये मुख्य रूप से नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद जो है उसकी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई एक धारणा है। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण भी है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अपन देखें तो बिल्कुल ऑथेंटिक भी है। क्यों? क्योंकि ये जो वाद है ऑथेंटिक है, इसलिए है कि ये जो वाद है प्रेजेंट समय के अनुसार बिल्कुल सटीक साबित होती है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही अपने को आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। तो तभी अपन इस प्रकृति को बचा पाएंगे और हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये था नवनिश्चयवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे लग रहा है यदि समझ में आ रहा होगा, यहाँ छोटे छोटे प्रश्न 2 नंबर के 2 प्रश्न अपने को निकालने हैं और मेरा प्रयास है कि अपन इसको सफल, एंड यहाँ से जो प्रश्न है उनको पूर्ण रूप से याद करने में, याद रखने में सफल हो ही जाएंगे। कुछ मैंने जो तरीके अपना रखे हैं वो आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ी सी नॉर्मली थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस जो हो रही है वो है कि स्टूडेंट समक्ष नहीं है। एक कैमरे के समक्ष हम ये कल्पना करके बोलें कि आप सामने बैठे हो और उस बेस पे ही वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जो यूँ कहें कि एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हाव भाव होने चाहिए, वो पूर्ण रूप से हो नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अपन कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उस स्टेप में आ रहे हैं और एक क्लासरूम के रूप में आप तक ये व्यवस्था पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न अपना है, निश्चयवाद में प्रकृति को किस रूप में देखा? तो ये पहले भी चर्चा की थी। निश्चयवादियों ने प्रकृति को माता प्रकृति यानी माता के रूप में, और प्रकृति की जो गतिविधियां है या प्रकृति जो पार्ट है, सूर्य है, चंद्रमा है, इनको अपने देवता तुल्य मानना शुरू कर दिया था। जब मनुष्य ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको प्रकृति के बारे में नॉलेज नहीं था, वो अशिक्षित था, उस समय इसी रूप में प्रकृति को देखता था जब वो आदिम था। किस सदी में यूरोप में अन्वेषण शुरू हुआ? अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। और सबसे पहले खोज कहाँ हुई? यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले खोज हुई थी। सबसे आगे भूगोल का उद्भव भी आप ये मानेंगे तो काफ़ी विद्वान जो है ये मानते हैं भूगोल जो है उसका उद्भव भी अपने भूमध्य सागर के आसपास में, जो अपना यूनान का जो इलाका है, एथेंस का इलाका है, जो ग्रीस का इलाका है, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भूगोल का उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। विभिन्न भूगोलवेत्ता वहीं से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उसके पास वाला जो क्षेत्र है, अरब कंट्री जितने भी हैं, अरब का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी भूगोल ने अच्छा खासा विकास किया था, तो वहाँ से भी भूगोल का संबंध है जोड़ा जाता है। तो यूरोप में अन्वेषण की शुरुआत, सबसे पहले खोज यूरोप में ही हुई थी, और वो कब हुई? 15वीं सदी में। और इस काल को आपको यदि पता हो तो पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल इतिहास की बात है और इसमें नए नए आविष्कार, कारण क्या था, इस समय क्या हुए थे? नए आविष्कार और नई खोज हुई थी, ठीक है, जैसे कि छापे खाने का आविष्कार, ठीक है। इसके अलावा वाष्प इंजन का आविष्कार हो गया था। तो कई तरह के आविष्कार हुए और 1750 में औद्योगिक क्रांति, वैसे 30 से मानी जाती है लेकिन अपन मध्य 18वीं सदी से मान लेते हैं, 1750 के आसपास में औद्योगिक क्रांति। और सबसे पहले क्या हुई थी? यूरोप में। यूरोप में किस देश में? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है ना। तो
यह भी एक महत्वपूर्ण चेंज था यूरोप का। अगला बिंदु, लाइट डिस्टर्ब न कर दे, बार बार डिस्टर्ब करे, आजकल आपको पता ही है सुविधा इन्वर्टर की हमारे पास में प्लीज़ है नहीं। धीरे धीरे अपन कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की फैसिलिटी हो जाएगी और उसके बाद में प्रॉपर वीडियो जो है आपके तक पहुंचेगा। किस युग में अन्वेषणों को गति मिली? किस युग में अन्वेषणों को गति मिली? उपनिवेश युग में। देखिए यूरोपीय देशों ने जैसे ही पुनर्जागरण काल आया और नई आविष्कार, नई खोज की, तो उसके साथ उन्होंने यात्राएं शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? यात्राएं शुरू कर दी। आपको पता है कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, नई दुनिया, अमेरिका चला गया था, ठीक है। वास्को द गामा उसके बाद में निकला था और धीरे धीरे भारत के लिए जलीय रास्ते की खोज कर ली थी। हालांकि भारत तो पहले से था मानचित्र के ऊपर तो, लेकिन भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर ली थी। तो कोलंबस 1492 में निकला, वास्को द गामा 1498 में निकला। तो यूरोपीय देशों के इन नागरिकों ने समुद्री यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं की और नई खोज की। नई खोज का मतलब जैसे नई दुनिया, अमेरिका की खोज हो गई। उसी प्रकार से उसी समय कुछ कुक बंधु थे, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। वास्को द गामा अफ्रीका के चक्कर केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंच गया, कालीकट बंदरगाह केरल के तट पे पहुंच गया। तो इन यात्राओं ने क्या किया? एक नई संभावनाएं प्रकट कर दी है, नई प्रकार की एक लालसा पैदा कर दी इन खोजी यात्रियों के समक्ष। और फिर यूरोपीय देशों ने सोचा कि बहुत अच्छा खासा आपके पास में चांस है, क्यों ना अपन इन नए क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ के लोग अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो इन लोगों के साथ में क्यों ना अपन अपने जो आर्थिक क्रिया हैं उनको बढ़ा सकते हैं। इस बेस पे उन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पहले तो व्यापारिक संबंध स्थापित किए, शुरू में व्यापारिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद में व्यापारिक संबंध स्थापित करते करते ये देखा कि वहाँ की शासन व्यवस्था थोड़ी सी लचर है। जैसे भारत में ये चल रहा था कि मुगल, इसके अलावा मराठा, इसके अलावा ये जो राजपूत शासक में राजस्थान के जो थे आपस में लड़ रहे थे और सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। तो बेसिकली इस तरह की जब व्यवस्था उन्होंने देखी तो इजीली उन्होंने पा लिया कि क्यों न एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ आप शासन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने यात्रा करके, तो ये काल था अन्वेषण और खोज का जो काल था वो कौन सा? उपनिवेश युग। उपनिवेश युग किसे कहते हैं? वह काल जिस समय यूरोपीय राष्ट्रों ने या यूरोपीय देशों के विभिन्न नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की, बड़ी बड़ी यात्राएं करके और नए क्षेत्रों की खोज करके उनके साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित किए और कालांतर में उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जैसे भारत में 4 विदेशी जातियाँ आई थी, यानी फ्रांसीसी यहाँ आए थे, आपको पता है, पुर्तगाली यहाँ आए थे, आपको पता होगा, अंग्रेजी यहाँ पे आए थे, आपको पता होगा, और डच भी, जिसको हॉलैंड वासी को डच कहा जाता है, ये भी यहाँ पे आए थे। इस प्रकार से ये टिक नहीं पाए। टिके कौन? सिर्फ अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगालियों का सिर्फ गोवा पर अधिकार था, हालांकि सबसे अंत तक रहने वाले पुर्तगाली थे। 1961 में उन्होंने गोवा को आज़ाद किया था, लेकिन सबसे बड़े साम्राज्य पर अधिकार जो किया था वो अंग्रेजों ने किया था, ठीक है ना। तो ये उपनिवेश युग जो था उसको अन्वेषणों का युग कहा जाता है। और विस्तार से कभी पढ़ेंगे अपन, अभी थोड़ा फास्ट चलते हैं, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रह गए अपने पास में। मानव भूगोल किस विचारधारा का संबंध मानव के सामाजिक कल्याण से था? तो बात यदि सामाजिक कल्याण की आती है तो मानव भूगोल की जो धारणा कौन सी है? मानवतावादी या कल्याण परक जो अवधारणा है वो मानव कल्याण से जुड़ी हुई है। अगला है कि कल्याणपरक विचारधारा में कौन से पक्ष शामिल है? तो कल्याणपरक विचारधारा में प्रमुख रूप से जो पक्ष शामिल है वो आवासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। पहले रोटी कपड़ा मकान आपने नाम सुना होगा, तो आवासन, आवास हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए और शिक्षा हो जाए, ये 3 पहलू थे और उस बेस पे ही मानव कल्याण की अवधारणा जो है वो आगे प्रफुल्लित हुई थी, आगे बढ़ी थी, ठीक है। आवासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न हम आमूलवादियों में किसकी विचारधारा का अनुकरण किया? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था वो पूंजीवाद थे, पूंजीवाद का घोर विरोधी था, ठीक है। और
सारी समस्याओं की जड़ उसने किसको माना? पूंजीवाद को माना था। पूंजीवाद था कि उत्पादन और वितरण के बहुत बड़े भाग पर, संसाधनों के बहुत बड़े भाग पर अधिक पेशेवर लोगों का आधिपत्य था। आज भी है। आज भी अपन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए समझे तो अपन देखेंगे कि संपूर्ण देश की जो संसाधन है उसके 10% जो भाग है उसके ऊपर 90% लोगों का आधिपत्य मिलेगा आपको। 90% जो भाग संसाधनों का उस पर 10% लोग जो है उस पर काबिज मिलेंगे। तो असमानता तो ऑलरेडी है। तो आमूलवादी पूर्ण परिवर्तन चाहने वाले आमूलवादी जो थे पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, और वो चाहते थे कि पूंजीवाद का अंत हो और जो संसाधन है उन पर समाज का अधिकार हो। संसाधन पर समाज के सभी लोगों का समान अधिकार हो। ठीक है ना, ये चाहते थे। 3 तरह की अवधारणा यहाँ है, पूंजीवादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक है, या मानव कल्याणवादी, मानववादी भी कह सकते हैं। मार्क्स के अनुसार सामाजिक समस्याओं का संबंध किसी से था? तो मार्क्स ने, अभी मैंने चर्चा कर ली कि सामाजिक समस्याएं मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद से थी, यानी पूंजीपतियों का बहुत बड़ी संसाधनों के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लेना। इसके कारण सबसे बड़ी समस्या थी समाज में, वरना कोई समस्या नहीं होती। संसाधनों का वितरण यदि समान रूप से सभी व्यक्तियों के बीच में कर दिया जाता तो शायद ये समस्याएं, ये कहता है कि नहीं होती। व्यवहारवादी विचारधारा ने किस पर जोर दिया? व्यवहारवादियों ने किस विचारधारा के मानने वालों ने किस बात पर जोर दिया? तो मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक समवर्गों के दिक्काल बोध पर। ठीक है, यानी व्यवहारवादी क्या चाहते थे कि मानव जातीयता, प्रजातियां और धर्म आदि पर आधारित अलग अलग समवर्ग बने हुए हैं, उसके ऊपर एक लंबा बोध हो, अपना एक बढ़िया सा ज्ञान उस पर हो, बड़ी एक अध्ययन उस पर किया जाए, बड़ी स्टडी की जाए, तो पता चलेगा कि वास्तव में वास्तविकता क्या है और बेसिक अपन जो देख रहे हैं क्या वही वास्तविक है या कुछ अलग है इससे हट करके। उपनिवेश युग का प्रमुख उपागम कौन सा था? तो उपनिवेश जो युग था आपको पता है उसमें अन्वेषण और खोज, अन्वेषण यानी खोज हुआ थी, अलग अलग यात्राएं यहाँ के उपनिवेश के विभिन्न प्रकार के जो यूरोपीय राष्ट्र उनके देश के लोगों ने अलग अलग यात्राएं की थी और विवरण प्रस्तुत किए थे। जहाँ भी वो गए वहाँ का विवरण प्रस्तुत किया और नई खोज की। ठीक है, तो उपनिवेश युग का संबंध अन्वेषण और खोज से है। ठीक है, उपागम, प्रादेशिक उपागम का संबंध किस काल से है? तो प्रादेशिक उपागम का संबंध है उपनिवेश युग से, यानी एक प्रादेशिक उपागम है वो भी उपनिवेश युग से था। एक सेकंड, थोड़ा प्रश्न मिसप्रिंट तो लग रहा है। प्रादेशिक विश्लेषण, देखो मिसप्रिंट हुआ है, टाइप में मिस्टेक हुई है यहाँ पे। प्रादेशिक विश्लेषण का संबंध जो है वो है उत्तर उपनिवेश युग से, इसको शुद्ध कर लेना भाई। ठीक है, तो प्रादेशिक उपागम नहीं होकर के प्रादेशिक विश्लेषण का संबंध जो है वो किस से था, किस काल से संबंध है इसका? तो वो है अपना उत्तर उपनिवेश युग से। ये उपागम इसमें अपने दे रखे हैं। अंतर विश्व युद्ध के बीच किस उपागम का विकास हुआ? तो क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन। अब देखो अंतर विश्व युद्ध ये कौन सा काल था? तो ये तो आपको पता होगा कि पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता था। विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक का धुरी राष्ट्र था, एक का मित्र राष्ट्र था। ठीक है, और दूसरा जो विश्व युद्ध था वो 1939 में चलता है और 1945 तक चलता है। ठीक है, इसमें भी राष्ट्र 2 गुटों में बढ़ चुके थे। तो इनके बीच में यानी अंतर विश्व युद्ध 1914 से 18, यानी 18 से लेकर के 39 का जो बीच का काल था, इस काल में क्षेत्रीय विभेदन, अलग अलग क्षेत्र है, हर देश एक दूसरे देश को है शंका की दृष्टि से देखने लगा था और हर देश दूसरे देश के साथ में कोई संपर्क नहीं चाहता था। हर देश साम्राज्य विस्तार चाहता था। हर देश के अंदर नई विचारधारा का उत्पादन हो गया था। ये विचारधारा ये थी कि क्यों न क्यों अपन अपनी आत्मरक्षा के लिए अधिक से अधिक हथियार अपन रखें, प्रदेश को बड़ा करें, सेना को बड़ा करें। ये चीज़ें
ऑलरेडी सामने आ गई थी। तो जो उपागम चला इस समय क्षेत्रीय विभेदन का चला था। ठीक है, विस्तार से बेसिकली इस पर चर्चा अपन और करेंगे, कभी अलग से वीडियो में इसका बनाऊंगा, आपके समक्ष पहुंचाऊंगा। ठीक है, स्थानिक संगठन उपागम यानी 1950 से 60 के बीच में स्थानिक संगठन बने। जैसे कि अपन ने पहला विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो राष्ट्र संघ बना था 1919-20 में। राष्ट्र संघ जो है वो विश्व शांति जो थी उसके लिए बनाया गया था, विश्व शांति के लिए, लेकिन वो असफल हो गया। उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध का जो कारण था आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो क्या है कि वर्साय के महल में जो संधि हुई थी पहले विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, और राष्ट्र संघ की स्थापना थी, उस संधि वर्साय के महल में जो संधि थी, कई विद्वानों ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बीज उस वर्साय की संधि में बो दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद में जो आपको पता है कि हिटलर जो था, हिटलर की जो महत्वाकांक्षा थी, उसने संपूर्ण विश्व को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया था, संपूर्ण विश्व को। तो उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करके। अब उसके बाद में नए नए संगठन बने 1950 और 60 के बीच में। तो स्थानिक संगठन कब बने? 1950 और 60 के बीच में। अब यहाँ इस 1950 के बाद विश्व के विभिन्न राष्ट्र हैं वो स्थिरता चाहते थे, यानी स्थिरता की ओर बढ़ रहे थे और चाहते थे कि मानव कल्याण के लिए काम करें। अलग अलग संगठन बनाए, विश्व शांति कायम हो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, युद्ध से विश्व को बचाया जाए। तो अलग अलग संगठनों की स्थापना की गई। तो स्थानिक संगठन कब बने? 1950 और 60 के दशक में। अगला है कि मानववादी, व्यवहारवादी, आमूलवादी उपागम का उदय कब हुआ? तो 1900, यानी ये जो अवधारणा है आमूलवादी, व्यवहारवादी, कल्याणपरक अवधारणा, पूंजीवाद का विरोध, ठीक है ना, व्यवहारवादी, आमूलवादी पूर्ण परिवर्तन। आमूलवादी क्या चाहते हैं? रेडिकल जो चाहते हैं पूर्ण परिवर्तन समाज में हो और संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार हो। तो ये 1970 के दशक में ये जो विचारधाराएं थी, मानवतावादी, व्यवहारवादी और आमूलवादी, ये अवधारणाएं कब आई है? 1970 के दशक में। ठीक है, अगला बिंदु, अगला बिंदु है कि भूगोल में 1990 के बाद किस उपागम का विकास हुआ? तो उत्तर आधुनिकतावाद। 1990 के दशक के बाद में भूगोल में कौन सा वाद आया है? उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, सामाजिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। अब यहाँ मानव भूगोल के क्षेत्र है और उसके बाद में इसके 7 प्रमुख क्षेत्र है और उसके बाद में उसके उपक्षेत्र है। तो ठीक है, तो सामाजिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से है? तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अब यहाँ से प्रश्न किस रूप में आता है कि 4 का नाम दे दिया, इसमें 3 ये दे दिए, 1 अलग दे दिया और पूछ लिया कि सामाजिक भूगोल का प्रमुख उपक्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको बेसिकली सब याद होने जरूरी है और सभी के सभी याद होंगे तभी आप बता पाओगे कि ये नहीं है। तो ये तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। इसका कोई वैसे शॉर्ट ट्रिक मेरे पास में है, शॉर्ट है नहीं, और शॉर्ट ट्रिक पर मैं विश्वास भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्रिक से काम नहीं चलता, समझ से काम चलता। आवश्यकता है अपने को समझने की। ट्रिकों के आधार पर, ये आज 5-7 साल पहले की परिचर्चा है कि लोग ट्रिकों पे चलते थे और ट्रिक के आधार पर सूत्र बना लिए। हर गाइड में सूत्र आते थे, रट लो भाई सूत्रों को, और वो सूत्र कुछ समय बाद में मिक्स हो जाते थे। ऐसा नहीं होता। सूत्रों से यदि काम चलता तो सारी जगह आज तक का जो अध्ययन सूत्रों के माध्यम से होता, ऐसा नहीं है। समझना पड़ता है। बेसिकली जो चीज़ है आपको अपने माइंड में उतारनी है, तो बेसिकली उसको समझ के अपन उतार सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 2 उपक्षेत्र है इसके, निर्वाचन चुनाव का संबंध राजनीति से है, ठीक है, और सैन्य भूगोल। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हो गए? निर्वाचन और सैन्य भूगोल। 2 ही है, याद रह जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें लगा नहीं मेरे को। आर्थिक भूगोल, अब नाम भी आर्थिक आ गए तो आर्थिक एक्टिविटी आएगी इसकी। तो इसके प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आर्थिक भूगोल की बात आती है तो संसाधनों का संबंध अर्थशास्त्र से है ही आपको। कृषि, खेतीबाड़ी जो अर्थशास्त्र से संबंध है इसका। उद्योग, विपणन, व्यापार हो गया। पर्यटन एक प्रकार का व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप ये सभी चीज़ें अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है। संसाधन कह दो, कृषि कह दो,
उद्योग कह दो, विपणन कह दो, पर्यटन कह दो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह दो, किसी न किसी रूप में सभी बिंदु उनका संबंध आय से है। ठीक है ना, तो ये आर्थिक भूगोल से इनका संबंध हो गया। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। मैंने अभी 7 क्षेत्र बताए थे, तो इसके प्रमुख मानव भूगोल के 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 6 है क्या इसमें, फिर डाउट, ये टाइप वाले की मिस्टेक लग रही है मेरे को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 जी। तो इसमें 6 क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, इनके उपक्षेत्र अपने देख लिए हैं। तो ये भी आपको बेसिकली याद करने पड़ेंगे। इनमें पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो 3 तो दे दे, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, 3 तो इनमें से दे दे, और 1 दे दे जैसे संसाधन भूगोल। तो फिर संसाधन तो आर्थिक का एक उपक्षेत्र आ गया ना, तो वो तो उपक्षेत्र हो जाएगा। या निम्न में से उपक्षेत्र कौन सा है, तो इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता। तो ये तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता। ये अपने बुक के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास, उनमें से कि निम्न में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो द्वैधता पर आश्रित भूगोल नहीं है। भूगोल जो है वैध द्वैधता नहीं रखता। पूर्ण रूप से मानव भूगोल जो है वो प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो द्वैधता पर आधारित ये नहीं है। पूर्ण रूप से द्वैधता इसको अपन नहीं कहेंगे। निम्न में से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। प्राचीन जो महाकाव्य होते थे ना, उन महाकाव्य में तो अपनी कहानियाँ अपने पढ़ी। रामायण में भगवान श्री राम के बारे में अपने पढ़ा है, और महाभारत जो है उसमें महाभारत में कौरव पांडवों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में पढ़ा है। तो भौगोलिक सूचनाएं यहाँ से नहीं मिलती थी, इसलिए प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचनाओं के स्रोत नहीं होते थे। निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं को दिखाने वाला कौन सा कारक है। तो प्रौद्योगिकी, जिसको अपन बोलते हैं टेक्नोलॉजी या तकनीकी। ठीक है ना, तकनीकी जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, पर्यावरण और मानव के बीच में अन्योन्य क्रिया है उसको दिखाती है। ठीक है, क्योंकि तकनीकी के माध्यम से ही प्रकृति को अपन पूर्ण रूप से चेंज कर सकते हैं, प्रकृति के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रकृति के साथ में को रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो उपागम कौन सा नहीं है। तो उपागम तो अभी अपन ने देखे हैं, वो सारे 6 उपागम अपन ने देखे हैं। और इसी तरह जैसे अन्वेषण और विवरण वाला, प्रादेशिक है, क्षेत्रीय विभेदन है, स्थानिक है, व्यवहारवादी, अमूलवादी है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवादी, ये 6 उपागम यहाँ दे रखे हैं, तो उनको भी आप देख के याद करोगे। तो इसमें जो मात्रात्मक क्रांति है ये भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये पाठ्य पुस्तक के 4 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है। बाकी सारे प्रश्नों पर अपन ने चर्चा विस्तार से की है। और अगले लेसन में कितने का बेसिक उसका क्वेश्चन जो है कौन कौन से आएंगे, अकॉर्डिंग 2023 का ब्लूप्रिंट है, उसके आधार पर बोर्ड जो है पेपर सेट करता है। ठीक है, तो उसके बेस पे अपन आप तक पहुंचाएंगे। जरूर आप देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी को, और अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से बच्चों तक शेयर करते रहें, ताकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स हो जाएगा आपके लिए, एक रिवीजन हो जाएगा। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट भी करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, तो ज़रूर आपका सपोर्ट मिलेगा, हम आशावादी है। बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, और हम यूँ ही आपके लिए एक बिजी लाइफ में से, एक बिजी टाइम शेड्यूल हमारा, उसमें से टाइम निकालने की कोशिश करके आप तक ये वीडियो अपन पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।